हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का 18वां लेसन जिसका नाम है चुनौती हिमालय की। इस पार्ट में क्या है कि जवाहरलाल और कुछ लोग जो हैं वो हिमालय पर चढ़ रहे हैं, यानी कि अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। अमरनाथ क्या एक गुफा है जहाँ पर जो है शिवलिंग बनता है, जैसे इस तरह से है, उसके अंदर से ही कई बर्फ़ आती है और उस गुफा के अंदर ही वो बर्फ़ से शिवलिंग बनता है। तो जो उसको देखने के लिए जाते हैं और उसमें जो है जाते हुए रास्ते में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या चीज़ें उन्हें रास्ते में दिखाई दे रही हैं, वो सब इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनौती हिमालय की। अब चुनौती का मतलब क्या होता है, किसी को चैलेंज देना, मीन्स आप उसको चैलेंज दे रहे हो। तो अब चैलेंज कौन दे रहा है? हिमालय दे रहा है। किनको? जो जवाहर जी और जो बाकी लोग वहाँ पर चढ़ने वाले थे उन सबको जो है वो उनको चुनौती दे रहा है, यानी कि एक तरह से चैलेंज दे रहा है कि तुम यहाँ पर चढ़कर दिखाओ, इन मुसीबतों का सामना कर कर दिखाओ। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। तो जोजिला पास एक जगह का नाम है। यहाँ पर देखो इन्होंने ये बोर्ड भी लगाया हुआ है, जोजिला पास। अब यहाँ से वो आगे गए तो वहाँ कहाँ पर पहुँचे थे? मातायन। मातायन भी जगह का नाम है। और जैसे ही वहाँ रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वहाँ एक नवयुवक, नवयुवक मीन्स नौजवान, मतलब 18 से 24 साल का लड़का आप बोल सकते हो। नवयुवक का मीन्स नौजवान होता है। इस एज का जो है एक आदमी था और क्या काम करता था वो? कुली का। कुली कौन होते हैं? जो रेलवे स्टेशन पे अगर आप कभी गए हो, रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं, वो जो है आपका सामान वगैरह उठाते हैं। अगर आपके पास हैवी लगेज है तो वो सब उठाकर जो है एक जगह पर, मतलब जहाँ आपको जाना है टैक्सी वगैरह में, या अगर ट्रेन पे जा रहे हैं तो ट्रेन में रख देते हैं। वो होते हैं कुली। तो वो क्या बोलता है? शाब। अब यहाँ पे शाब का मतलब है साहब। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में, देखो सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, अपनी लैंग्वेज में वो उनको बोल रहे हैं शाब। अब वो सामने के पहाड़ दिखाकर बोलते कि वो जो सामने बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे क्या है? अमरनाथ की गुफा। गुफा के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि उसमें क्या है? शिवलिंग बनता है खुद से ही बर्फ़ के साथ। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। लेकिन वो बोलते कि रास्ता भी टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी। अब ये बात किसने बोली? किशन ने। ठीक है, कुली उन्हें बता रहा था कि उसके पास जो पर्वत है, उनके बर्फ़ से ढके पर्वत है, उनके पीछे क्या है? अमरनाथ की गुफा है। लेकिन उनके साथ किशन भी था। वो क्या बोलता है कि रास्ता भी बहुत मुश्किल है। तो उसने कुली की बात काट दी। बहुत चढ़ाई और शाप दूर भी बहुत है। तो कितनी दूर है? जवाहरलाल फिर पूछते कि ऐसा कितनी दूर है वो? तो कुली जवाब देता है कि 8 मील शाप। कि सिर्फ कितनी दूर है? 8 मील। बस तब तो ज़रूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। तो उन्होंने जो है ये बात बोली कि फिर तो हम ज़रूर चलेंगे यहाँ पर अमरनाथ की गुफा देखने। और उन्होंने जो है अपने चचेरे, चचेरे मीन्स जो चाचा का लड़का है, वो चचेरे भाई की बात हो रही है, यानी कि एक तरह से कज़न, चाचा का लड़का। ठीक है, तो उसका तो भाई लगेंगे, जवाहर जी के वो भाई हैं। उनकी ओर वो देखते हैं कैसे? प्रश्न सूचक मीन्स एक तरह से उनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रश्न का मतलब क्वेश्चन, सूचक मतलब इस तरह से देख रहे हैं कि वो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप भी चलोगे ना हमारे साथ। दृष्टि मीन्स देखना। तो उनको प्रश्न सूचक दृष्टि से उनकी तरफ देखा। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे। और ये दोनों कहाँ गए थे? दोनों का मतलब है जवाहरलाल, उनके चचेरे भाई, कजन उनके, वो कश्मीर घूमने गए थे। जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। और जोजिला पास उन्होंने देख लिया था। अब वो कहाँ पर आ गए थे? लद्दाखी इलाका। अब लद्दाखी मीन्स जो लद्दाख का इलाका है, लद्दाख जो जगह है वहाँ का जो एरिया है वहाँ वो पहुँच गए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? अब इतनी दूर आ गए तो अमरनाथ जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ भी मतलब जा सकते हैं। आपत्ति मीन्स प्रॉब्लम, कोई उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। उत्सुक मीन्स उत्साहित या फिर एक्साइटेड। अब उन्होंने देखा कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, रास्ता इतना कठिन है, टेढ़ा मेढ़ा है, और ऊपर बर्फ़ के ऊपर हमें जाना है। तो वो ये सब चीज़ें सोच सोच कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उत्सुक हो रहे थे। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने पूछा। तुरंत किशन बोला, शाम मैं चलूँगा और भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। तो यहाँ पर किशन क्या काम करता है? भेड़े चराने का। अगले दिन सुबह तड़के, तड़के मीन्स जो बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम होता है, सुबह के जो 4 बजे का टाइम है वो। ठीक है, वो सब तैयार हुए और जवाहरलाल जो है बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालीमा मीन्स देखो सुबह 4 बजे अगर उठते हैं तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है। इसलिए बोला रात्रि का मतलब है रात,
रात्रि का मीन्स हो गया यहाँ पर रात, और कालीमा का मीन्स रात में अंधेरा होता है तो उसके लिए उन्होंने बोला कालीमा। अंधेरे पर जो है प्रातः की लालिमा। अब प्रातः मीन्स सुबह। अब देखो एकदम से अंधेरा भी नहीं होता और बिल्कुल रोशनी भी नहीं होती। जैसे आपने कभी कभी सनसेट के टाइम पे देखा होगा, जब सूरज छिप रहा होता है तो वैसे तो छिप जाता है लेकिन उसकी रोशनी दिखाई देती है ऑरेंज कलर की। तो इसी तरह जो सुबह के टाइम भी होता है, जो 4 बजे का टाइम है, 4 साढ़े 4 का, तो उस टाइम क्या होता है, जो रात भी हो रही है मतलब अंधेरा भी है, लेकिन एक तरफ से जो है सूरज का जो ऑरेंज कलर है, लाल रंग है, वो भी दिखाई देता है। यानी कि रात का जो अंधेरा है वहाँ पर सूरज की, ठीक है, प्रातः की लालिमा यानी कि सूरज की लालिमा, लाल रंग की जो किरणें हैं वो फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था, और वो अब कहाँ पे थे, तिब्बत के पठार पर। अब पठार कैसा होता है, देखो पठार और पर्वत में डिफरेंस क्या होता है। देखो पर्वत होंगे इस तरह से जिनकी चोटी होती है, और पठार क्या इस तरह से होते हैं, उनका जो ऊपर का एरिया होता है वो समतल होता है। इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल सीधा जैसे हम रोड पे जाते इस तरह से नहीं, थोड़ा ऊबड़ खाबड़, लेकिन पर्वत की तरह चोटी नहीं होती पठार पर। सो तिब्बती पठार का वो दृश्य, मतलब वो जो नज़ारा था, आसपास का जो एरिया था वो देख रहे थे, वो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाके दिखाई दे रहा था, और दूर दूर तक क्या था, सिर्फ देखो वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे, रहित मतलब उसके बिना। देखो 2 वर्ड होते, रहित एंड सहित। सहित का मतलब साथ और रहित का मतलब उसके बिना। तो वनस्पति के बिना जो है चट्टान कैसी लग रही थी, बिल्कुल उजाड़ी, यानी कि वहाँ पर जैसे कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ऐसा वो चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। अब जो भी वहाँ पे मतलब वो जो पहाड़ थे उनके ऊपर बर्फ़ तो थी, बिकॉज ठंड का टाइम में तो बर्फ़ रहेगी, तो वो जो है अब वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, उदास और फीकी, क्योंकि पेड़ पौधे हरियाली वगैरह कुछ नहीं थे, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी वहाँ पर सफ़ेद कलर की। तो कैसी दिख रही थी, जैसे ताजमहल होता है ना, ताजमहल पे जब सूरज की किरण पहली किरण गिरती है और वो बिल्कुल चमक जाता है, इसी तरह से वो बर्फ़ भी जो है सूर्य की पहली किरणों का स्पर्श पाकर, यानी स्पर्श मीन्स छूकर, सूर्य की पहली किरणें जब उन्हें छू रही थी तो वो भी इसी तरह से बहुत सुंदर चमक रहे थे, जैसे वो ताज चमकता है। और दूर दूर से छोटे ग्लेशियर, ग्लेशियर में जो छोटे छोटे बर्फ़ के पहाड़ से हैं, वो इस तरह से लग रहे थे मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो। देखो अगर आपको कोई चीज़ बहुत दूर है और जैसे जैसे आप आगे चलोगे तो लगेगा कि वो आपके पास आ रही है। सो इसी तरह से उन्होंने बोला कि वो ग्लेशियर जो वैसे हमें बहुत दूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम चल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो भी हमारे पास चलकर आ रहे हैं हमारा स्वागत करने के लिए। और सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे, और जो हवा है वो इतनी ठंडी थी कि बॉडी पर तो लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे स्किन को टच करके वो अंदर हड्डियों तक जा रही है, और वहाँ तक भी हमें ठंडी लग रही थी। अब जवाहरलाल ने क्या किया, अब आपस में अपनी हथेलियाँ रगड़कर गर्म की। तो जब भी कुछ भी होता है, जैसे पहले आग जलाते थे, वो क्या करते, पत्थरों को आपस में रगड़ते थे, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है, गर्मी आती है। सो वो हो रहा था, उन्होंने रगड़कर गर्म की, अपनी कमर से रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। उन्होंने क्या किया, अपनी कमर से रस्सी लपेटी और फिर सब तैयार हो गए। और क्यों लपेटी, क्योंकि उन सब ने जो है रस्सी बांध ली थी, ताकि अगर बाई चांस कोई गिर जाए या कुछ हो जाए तो बाकी लोग उसे होल्ड कर सके, पकड़ सके। हिमालय की दुर्गम, दू का मीन्स है यहाँ पर जो मुश्किल चीज़ें हैं वो, ठीक है, और ये होता है इस तरह से, दू और गम, ये एक आपकी संधि है, जब इनको मिलाते हैं तो ये बनता है आपका दुर्गम, यानी कि जो मुश्किल है, जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। हिमालय की जो पर्वतमाला, यानी कि हिमालय के जो पर्वत हैं वो इसी तरह से बहुत मुश्किल है वहाँ पर जाना, वो हमारा जो है मुंह उठाए चुनौती दे रही थी, मीन्स वो उनको चैलेंज कर रही थी कि तुम में अगर हिम्मत है या फिर तुम आ सकते हो तो मेरी चुनौतियों को पार करके दिखाओ। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे, और किशन गडेरिया अब गाइड बन गया था। तो क्या हुआ, वो सब तैयार हो गए, रस्सी से बंध गए और चलने के लिए तैयार हो गए। अब देखो किशन गडेरिया, किशन जो है क्या काम करता था, भेड़ों को चराने का। सो जो भेड़ों को चराने का काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गडेरिया, भेड़ों को चराने का, ठीक है, और भेड़ों को चराने का जो काम करते हैं उसे हम बोलते हैं गडेरिया।
बस 8 मील ही तो पार करना है। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना भी दूभर, अब मैंने दू का मतलब बताया था क्या था, मुश्किल, और भर मीन्स मुश्किल हो गया था, और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उनका। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। डग का मतलब है कदम, यानी कि एक एक कदम चलने में उन्हें उन पहाड़ी रास्तों पर कठिनाई हो रही थी। उन्होंने बोला कि सिर्फ 8 मील ही है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि चलो अगर आप पहाड़ पे गए हो तो आपको भी पता होगा कि 8 मील पहाड़ पर कितना हो जाता है, लेकिन अगर आप कभी पहाड़ पर नहीं गए तो आप ये सोचो कि सीढ़ियों पर आपको कम से कम भी 8 से 10 बार ऊपर जाना है, मतलब ऊपर ही ऊपर जाना है, नीचे तो आना ही नहीं है। ऐसे ही मतलब आपको सीढ़ियों पर ऊपर ऊपर जाना है 10 से 12 फ्लोर तक, तो कितनी जो है थकान होती है। इसी तरह से इनको भी 8 मील ऊपर जाना था। तो अगर नॉर्मल रास्ता होता जैसे रोड है या फिर कोई और जगह है, नॉर्मल जगह है जहाँ पर है, वहाँ पर चलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप पहाड़ी रास्तों पर जाओगे तो एक एक डग मतलब कदम, एक एक कदम चलने भी परेशानी आती है। रास्ता बहुत ही वीरान था। वीरान का मतलब खाली, क्योंकि कुछ भी नहीं था वहाँ पर। सर्दी के टाइम पे इतनी ठंड हो जाती कि वहाँ पर कोई नहीं होता। ऊपर से पेड़ पौधे भी नहीं थे कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो पेड़ पौधे कम होते जाएंगे। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में, अभाव मतलब कमी, अब पेड़ पौधे भी नहीं थे तो उनकी अभाव था, कमी थी, में एक अजीब सा खालीपन सा महसूस हो रहा था। तो सबको अजीब लग रहा था, क्योंकि जैसे हम नीचे रहते तो आसपास पेड़ पौधे दिखते रहते, अब आप एक जगह पर जाओ जहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, सिर्फ सफ़ेद बर्फ़ और पहाड़ आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था, खालीपन सा लग रहा था वहाँ पर। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों में ठंडक मिल जाती, और कभी कभी उन्हें दिख जाता कि कोई फूल है या फिर कोई चीज़ ऐसी दिख जाती हरी, तो खुश हो जाते थे। लेकिन उन्हें दिख क्या रहा था, दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ। लेकिन वहाँ पे था क्या, बर्फ थी और चट्टान थी। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था, यानी कि उन्हें जो है इसमें एक शांति मिल रही। सुकून का मतलब एक शांति, ठीक है। लेकिन इतना सन्नाटा था, इतनी शांति थी वहाँ पर, और उसमें भी उनको जो है अच्छा लग रहा था। गलत मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा हो कि ये हम कहाँ पर आ गए। उन्हें वहाँ पर वो जगह भी बहुत अच्छी फीलिंग दे रही थी। एक और सूसू करती बर्फीली हवा बदन को काटती, तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। तो एक तरफ तो क्या होता, वो जो बर्फीली हवाएं थी वो उनको काट रही थी, और दूसरी तरफ जो है मतलब इतनी ठंड पहुंचा रही थी, काटने का मीन्स उनको ठंड पहुंचा रही थी, और साथ में जो है वो उन्हें ताजगी भी दे रही थी, आगे बढ़ने के लिए वो उन्हें उत्साहित कर रही थी। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो पेड़ पौधे कम होंगे, और पेड़ पौधे कम होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। वही उनके साथ हो रहा था कि जो जो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे तैसे तैसे या फिर वैसे वैसे उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जो कुली उनके साथ था उसकी नाक से जो खून भी बहने लगा था। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। उपचार का मीन इलाज किया, मतलब जो भी वो फर्स्ट एड किट लेकर गए थे अपने साथ, उसके साथ जो है उन्होंने उसका इलाज किया। खुद उनकी भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। कनपट्टी क्या होता है, जैसे ये आपके कान होते हैं, इसके जो आसपास की जो नसें हैं वहाँ पर उनको क्या था, तनाव महसूस हो रहा था। मतलब एक तरह से खिंचाव सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई खींच रहा है उन्हें, या एक तरह से ऐसे लग रहा था जैसे बंद हो चुकी हैं कान बिल्कुल पूरी तरह। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो, और जो उनका ब्लड था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे जैसे उनके दिमाग के अंदर जा रहा है। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला, लेकिन फिर भी वो आगे चलते ही रहे। थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी। अब देखो पहले ही बर्फ़ थी और बर्फ़ पड़ने लगी, तो बर्फ़ आएगी तो क्या होगा, फिसलन बढ़ जाएगी। जैसे अगर पानी गिर जाए फर्श पे, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो क्या होगा, फिसलन होगी। सेम जो है वहाँ पर हुआ, फिसलन हुई, चलना भी कठिन हो गया। पहले ही चलना मुश्किल हो रहा था, पहाड़ों पर बर्फ़ और आ गई है तो उसकी वजह से और भी चलना मुश्किल हो गया है। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। एक तो थकान पहले ही वो थक चुके थे क्योंकि वो सुबह से चले हुए थे 4 बजे से, और ऊपर से चढ़ना भी उनको सीधा था। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। अब उन्हें एक ऐसी मैदान, इस तरह से एक मैदान नजर आया कि बिल्कुल सीधा सा, और वो ऐसे लग रहा था इस तरह से, उसके चारों तरफ जो है हिम शिखर। हिम शिखर मतलब जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, मतलब जो जैसे ये जितने ही पहाड़ थे वो उनके चारों तरफ जो ये उनके ऊपर जो है बर्फ़ थी, तो वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे इस तरह से मुकुट की तरह वो लग रहा था कि जैसे किसी ने इस तरह से मुकुट धारण किया हुआ है।
ये आप लगा सकते हैं कि ये जो है पहाड़ है और इनके ऊपर जो है वाइट कलर की आपकी वो बर्फ़ है और ये ऐसे चमक रहा है सूरज की रोशनी में, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मुकुट है जो देवता पहनते हैं। प्रकृति की ऐसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। और ऐसा देखते ही मतलब इतनी अच्छी ये मनोहर, मन को हरने वाली, यानी कि मन को जो है बहुत अच्छी लगने वाली जो छटा थी, जो आपको दिखाई दिया वो दृश्य, मनोहर मतलब मन को खुश करने वाली, खुश करने वाली जो छटा वहाँ पर दिखाई दे रही थी, ठीक है, वो जगह वहाँ पर दिखाई दी, तो उससे जो है वो बहुत खुश हो गए। उनका आंखें और मन दोनों ही चीज़ें फिर से क्या हो गई, तरोताज़ा हो गई, यानी कि फिर से जो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। एकदम से वो थक गए थे, वो फिर से जो है खुश हो गई ये सब देखकर। लेकिन बस एक झलक दिखलाकर बर्फ़ के धुंधलके में ओझल हो गई। ओझल का मीन्स गायब। फिर क्या हुआ कि वो एक बार तो दिखी, लेकिन तभी क्या हुआ, बर्फ़ गिरी रही थी तो एकदम से जैसे धुंध होती है, फोग आती है सर्दियों के टाइम पर, जो मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसी तरफ से वो बर्फ़ की भी धुंध वहाँ पर आ गई। और वो जो जगह उन्हें दिखाई दी थी वो फिर से ओझल हो गई, यानी कि गायब हो गई, उन्हें फिर दिखाई नहीं दी। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वो लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। वक्त का मीन्स है समय। तो वो सुबह कब चले हैं, सुबह 4 बजे चले हैं, 12 बज गए हैं, लगातार 8 घंटे से वो पहाड़ों के ऊपर चल रहे हैं और लगभग वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। अब आप देख सकते हो कितने थक गए होंगे कि 8 घंटे अगर आप लगातार चलो नॉर्मल रोड पर भी तो कितना थक जाते हैं, और वो तो पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं। अमरनाथ से भी ऊपर, अब जो अमरनाथ की गुफा है उससे तो वो बहुत ऊपर थे, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता ही नहीं था। लेकिन ये पता ही नहीं था कि वो है कहाँ पर अभी भी। इस पर भी जवाहरलाल जी की चाल में न कोई ढीलापन न बदन में सुस्ती। सुस्ती का मीन्स होता है जो लेजीनेस होती है, वो मतलब आलस नहीं था उनके बदन में, ये देखने के बाद भी कि अभी भी हमें जो है ये नहीं पता कि अमरनाथ की गुफा कहाँ है। वो अब भी जो है पूरी तेजी के साथ चल रहे थे। ढीलापन मीन्स एक तो तेजी से चलना और एक ऐसे कि मुझसे नहीं चला जा रहा है अभी, ऐसे करके नहीं, वो बहुत तेजी से चल रहे थे, उनमें कोई भी आलस नहीं था। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, क्योंकि हिमालय बोल रहा था कि मतलब एक तरह से उन्हें लग रहा था कि हिमालय उन्हें चुनौती दे रहा है कि तुम ये पार कर कर अमरनाथ की गुफा पर जाकर दिखाओ। तो उनके जो है वो चुनौती को उन्होंने स्वीकार कर लिया था और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, पूरा करना चाहते थे। निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। अब निर्गम भी उसी तरह से जो ये मुश्किल था, जहाँ जाना ही संभव ना हो, इस तरह का रास्ता जो है उन्हें आगे बढ़ने का, कि ये देखो यहाँ पर कोई नहीं आता और हम यहाँ पर जाके दिखाएंगे। सो ये जो उत्साह था उनके अंदर, उत्सुकता थी, एक्साइटमेंट थी ये वाली जो, इसके लिए वो क्या है, वो बहुत मतलब ये चीज़ जो है उनको एक तरह से और एक्साइट कर रही थी कि तुम इस चीज़ को कंप्लीट करके दिखाओ। शाम लौट चलिए वापस कैंप में। पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा एक कुली ने कहा। तो वो कुली ने क्या कहा कि अब तो हमें वापस चलना चाहिए, हम सुबह से चले हुए हैं, 12 बजे तक हम यहीं पहुँचे और अब हमें वापस भी जाना है, क्योंकि अगर हम कैंप में नहीं पहुँचे और रात को यहाँ रात को जो है मतलब चलना मुश्किल हो जाएगा, और कैंप में नहीं पहुँचे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ठंड रात को और भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे ही नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। उन्हें जो ये बात अच्छी नहीं लगी, वो बोले कि अभी तो हम अमरनाथ पहुँचे ही नहीं। बस तो दूर बर्फ़ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। तो किशन बोला कि वो जो बर्फ़ का मैदान हमें दिखाई दे रहा है ना, बस वहीं पर है। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। तो उन्होंने बोला कि देखो इतना हमने 7 साढ़े 7 मील पार कर लिया, 8 मील उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था, अब सिर्फ आधा मील ही बाकी है, तो हम इसे पार कर सकते, चलो चलो हम सब चलेंगे। सामने बर्फ का सपाट मीन्स बिल्कुल सीधा या समतल, ठीक है, मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं था, बिल्कुल समतल था, ऐसे सीधा जैसे रोड होते हैं आपके, दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। अब वो जो मैदान था वहाँ पर पहले जाना और फिर उससे नीचे उतरना, तब आप गुफा पर जा सकते हो। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। फुर्ती मीन्स तेजी से वो जो है आगे जाते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिखाई दे रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। अब दूर से तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे इतना है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें पता चला
कि वो तो इस तरह से कहीं से ऊपर और कहीं से नीचे, और वो सीधा क्यों लग रहा था? ताज़ी बर्फ़ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। क्योंकि देखो, एक चट्टान जैसे यहाँ पर है, एक उसके ऊपर है, एक उसके ऊपर है, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि अभी अभी बर्फ़ गिरी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सबको वहाँ पर बर्फ़ की चादर ने इस तरह से ढक लिया था, और ऐसे लग रहा था कि, तो उन्हें लग रहा था कि वो सीधा मैदान है, बिल्कुल समतल था, हम आसानी से पार कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो क्या था, बिल्कुल ऊपर नीचे था। गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे बर्फ़ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। मतलब सब कुछ थी वहाँ, खाइयाँ भी थी, गड्ढे भी थे और बर्फ़ गिरी थी वहाँ पर, तो फिसलन भी बहुत थी। कभी पैर फिसलता तो कभी बर्फ़ के अंदर धंस जाता। अब देखो इस तरह से गड्ढा है, यहाँ पर बर्फ़ है, आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से पाँव क्या होगा, बिल्कुल नीचे चला जाएगा। अंदर धंसता जाता और धंसता जाता और अंदर अंदर जो है चलता ही जाता। मतलब इतना बड़ा गड्ढा था कई कई बार तो, कि पैर जो है अंदर की तरफ एकदम से जम जाता था। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। मतलब नाप नाप कर मीन्स एक तरह से देख कर, ये नहीं कि आपका जहाँ मन किया आपने पाँव रख दिया, नहीं, आपको देख कर जो है कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो मुश्किल, ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था। कम से कम पहले ये पता था कि उनको चढ़ना है, लेकिन अब तो जो रास्ता था वो इतना खतरनाक था कि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो उनमें से किसी की जान भी जा सकती थी। तो इसलिए चढ़ाई से ही मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। अब जैसे ही उन्होंने, मतलब वो खुश हो रहे थे, लेकिन एकदम से क्या हुआ, उनके सामने एक गहरी खाई आ गई। अब खाई क्या होती है, देखो इस तरह से, पर्वत का बिल्कुल उल्टा होता है। देखो ये होते हैं पर्वत, जो इनकी चोटी यहाँ होती है, और खाई क्या होता है, नीचे। ये बिल्कुल खाली होता है और यहाँ पर गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, और खाई में गिर जाओ तो निकलना भी मुश्किल है। अब जो है उनको जैसे ही मतलब आगे चले तो उन्हें गहरी खाई दिखाई दी। अचानक उनका पैर फिसला और वो रुकने ही वाले थे, लेकिन उनका पैर फिसल गया, क्योंकि बर्फ़ उसी टाइम गिरी थी, इसकी वजह से उनका पैर क्या हुआ, फिसल गया। वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाते वे खाई में गिर गया। पैर फिसला और इसकी वजह से वो क्या हो गया, खाई में गिर गए। सांप गिर गए, किशन चीखा। किशन जो जोर से चिल्लाने लगा कि सांप जो है गिर गए हैं। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। भंग मतलब जो है एक तरह से, मतलब हर जगह उन्हीं की आवाज़ जो है सुनाई दे रही थी। अब अगर कोई गिरा है तो उनको सीधी सी बात, उनके लिए बुलाएंगे तो चिल्लाकर ही बुलाएंगे, तो ज़ोर से उनका नाम चिल्लाया उन्होंने। और पूरी वादी में जो रास्ता था, पूरी जगह जो थी, वहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ वही नाम सुनाई देने लगा। वे खाई की ओर तेज़ी से बढ़े और वे भी क्या हो गया, खाई की तरफ जाने लगे। रस्सी से बंधे जवार हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा, दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। अब वो एकदम से गिरे और जैसे उन्होंने, रस्सी तो सबने बांध रखी थी, उन्होंने खींच ली ऊपर से, तो जवाहरलाल जैसे ही गिरे तो बीच में जैसे ही वो रुकी एकदम से, तो उनको एक झटका लगा और दोनों तरफ, जैसे यहाँ भी पत्थर, इसमें यहाँ भी पत्थर और यहाँ भी पत्थर, और नीचे जाएंगे तो क्या है, खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। तो जो रस्सी उन्होंने बांधी थी उन्होंने उसको पकड़ कर रखा था, क्योंकि वो ही उनका सहारा था, यानी कि वो ही उनकी इस टाइम पर मदद कर सकता था। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी और इतने में उन्हें जो है ऊपर से अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई किशन के धुंधले के चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दी। तो उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो सबके चेहरे जो है थोड़े धुंधले धुंधले से उनको दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। हिदायत मीन्स उन्होंने उनको जो है सलाह दी कि हम खींच रहे हैं तो रस्सी को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्या पता खुल जाए, तो कसकर पकड़े रहना उसे। कसकर मीन्स जोर से। जवाहरलाल जानते थे फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। तो फिसलन वहाँ थी, अगर वो खींचते और बाई चांस किसी का पाँव फिसल जाता तो फिर और भी प्रॉब्लम हो जाती, और ये बात जवाहरलाल को पता थी। तो उन्होंने क्या किया, भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूँ, वह चिल्लाए। तो उसने बोला कि पहले मैं चट्टान पर अपने पैर रख लूँ, उसके बाद खींचना शुरू करना, ताकि कुछ जो है मैं नीचे से भी ऊपर चढ़ना शुरू कर सकूँ। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ाकर, देखो पेंग क्या होती है, अब जैसे आप झूला झूलते हैं, ठीक है, ये आपका झूला है, तो आप झूला झूलते तो वो स्विंग करता है इधर से उधर, तो ये जो स्विंग होता है इसी को क्या बोलते हैं, पेंग। तो उन्होंने थोड़ा सा इधर से उधर हिलाया अपने आप को, क्योंकि वो रस्सी से बंधे हुए तो एक झूले की तरह हो गए। उन्होंने खुद को इधर से उधर बढ़ाया और जिस तरफ उनके भाई और वो कुली खड़े थे उस तरफ वाली चट्टान पर अपना पैर लगा लिया। खाई की दीवार से उभरी हुई चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया, ठीक है, उसको पकड़ भी लिया और साथ में नीचे पाँव भी लगा लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए और अपने पैर भी वहाँ रख लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। तो उनको जब
मतलब अपने पैर उन्होंने पत्थर पर रखे तो वो खुश हो गई कि हाँ अब मैं आसानी से जो है मतलब उनको एक तरह से हिम्मत मिल गई कि अब मैं ऊपर जा सकता हूँ। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। तो फिर भाई उन्हें जो हिम्मत दे रहे हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैर उसके नीचे से सरक जाता तो वो मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। अब उन्होंने बोला भाई को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर वो रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे और साथ में वो भी ऊपर से रस्सी को खींच रहे थे। लेकिन अब देखो खाई में जो पत्थर होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं जो खाई में लटके रहते हैं या चिपके रहते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं और उन पर हाथ या पाँव लगाओगे तो वो एकदम से नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह का कभी कुछ आता तो वो मन ही मन काँप जाते, यानी कि डर जाते थे कि ये पत्थर तो गया, कहीं मैं जो गिर ना जाऊं। तो इस डर से वो क्या करते, रस्सी को और भी जोर से पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहर ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब इतनी जोर से रस्सी पकड़ी है अगर उन्होंने, और ऊपर मतलब जोर भी लगाया चढ़ने के लिए, तो उसकी वजह से उनकी हथेलियां जो है मतलब खून आने लगा था उसमें भी। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस पर ध्यान देते तो वो नीचे गिर जाते। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई कितनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। सो धीरे धीरे सरक सरक कर किसी तरह वो ऊपर पहुंच गए, और फिर उन्होंने दोबारा नीचे देखा तो उन्हें पता चला कि खाई इतनी गहरी है, अगर कोई नीचे पूरा नीचे गिर जाए तो उसके पास किसी की आवाज़ तक भी नहीं पहुंच पाएगी। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाप चोट तो नहीं आई, कुली ने पूछा। तो सब जो है उनका पूछ रहे थे कि आपको चोट तो नहीं लगी है, ठीक ठाक तो हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब। गर्दन हिला, कपड़े झाड़, जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे ने हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ, वह अब भी आगे जाना चाहते थे। तो उन्होंने सबको बोला कि मैं ठीक हूँ, और वो जो है मतलब गर्दन हिलाना मीन्स नाम में उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई, अपने कपड़े झाड़े, खड़े हुए और बोले कि चलो अब चलते हैं अमरनाथ की गुफा के लिए। अब वो थोड़ा डरे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी यात्रा नहीं छोड़ना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद मीन्स संख्या। अब जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे तो ये तो एक ही खाई थी, अब आगे क्या हुआ, इससे ज़्यादा खाइयाँ और इससे चौड़ी और बड़ी और गहरी खाइयाँ जो इन्हें दिखाई देने लगी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था, और ना ही उनके पास इतना सामान था कि वो ईजिली जो है इनको पार कर सके। तो निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र जो है अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। तो जवाहरलाल को जो है वो खाइयाँ वगैरह वो पार करने का सामान नहीं था, इसलिए क्या हुआ, उन्हें वापस लौट आना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो उसका, पर हिमालय की ऊंचाइयाँ सदा जवाहरलाल जी को आकर्षित करती रही। अब वो अमरनाथ तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो हिमालय पे वो चढ़े थे उसके बाद से वो हमेशा उनका जो है अट्रैक्शन रही कि यहाँ पर मुझे जाना है, ये कितनी अच्छी जगह है, इस तरह से। तो ये कहानी आपकी लिखी है सुरेखा पंदीकर ने।